now there's no need to say that he is a person who can take any initiative, and which is like very much visible to everyone, and everyone is experiencing these things as well. Today only I got another initiative which is being, initiated by him, the link to write chapters for a book. So the invitation to write the chapters for a book, which is definitely his initiative. So and the other things, to his credit, there are many research papers as well, and he has recently completed his PhD from BHU. And those who are aware, they know that he was very active member there also, and he has been active member of Alumni Association of BHU as well. So academically he is very active. I have been knowing him for the last few years, and I have found him very active, academically also very active, and he is having very nice collection of books. So it shows his academic interest. So I think that today he is definitely going to do justice with the which he has chosen to speak about, and I am also going to be present throughout the session so that I can learn, because I have been learning many things from this young and energetic faculty member of our department. So with this expectation, Manish sir, I would like to invite you to start your session. And sir, over to you. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thanks a lot to introduce me. Okay, friends and dear faculty members. Now, without wasting much more time, we are the today's topic is Indian higher education towards more flexible, holistic, and multidisciplinary education. And the whole today's discourse will be focused on the in that topic only, कि एक होलिस्टिक एजुकेशन का क्या प्रोस्पेक्टिव है, हायर एजुकेशन को क्या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है, और फिर बात की जाएगी इसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है वो किस तरह से इसको परसीव किया है न्यू एजुकेशन, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने. तो हम उन बातों पर फोकस करेंगे, और इन्हीं चीजों पे आपकी जो क्वेरी होगी आप अपने चैट बॉक्स में दीजिएगा. हम इन बिटवीन में उस पर बात करते रहेंगे हम लोग, और डिस्कशन के मोड पे उसको ले चलेंगे. आज अभी जो हम लोग पहले समझ लें पहले कि जब हॉलिस्टिक से क्या पर्सपेक्टिव है, क्या मतलब है इस पूरे विजन का. देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब भी हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, तो जिसे कल सर ने पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट के, डॉक्टर एनवी सिंह ने इसको पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट को बताया था कि कैसे पॉलिसी क्या क्या चीज में उसके फीचर्स को हाईलाइट किया था. उसके बाद उससे पहले डॉक्टर बसंतिया सर ने आपको बताया था कि कैसे पॉलिसी डेवलप होती है, और इंडियन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पॉलिसी डेवलपमेंट का वो क्या है. मैं पॉलिसी को जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ने की एक चीज आपको देखना पड़ेगा, यहाँ बहुत सारी चीजें होती है जो बिटवीन द लाइन होती हैं. हमें वो देखने के लिए हमें उसके गाइडिंग प्रिंसिपल को देखना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट के विजन को देखना पड़ेगा. तो जब भी हम किसी भी आगे आने वाले और भी लेक्चर्स होंगे तो उनको अगर समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम एनईपी के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके हम गाइडिंग प्रिंसिपल को जाने, और उसमें जो विजन है, उसको पहले पेज में जो उसके विजन डिस्क्राइब किया गया, हम उस विजन को विजुलाइज करें. उस विजुलाइजेशन के प्रोसेस में ही हम किसी भी चेंज को देख सकते हैं, और फिर हम उस पर कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे उसको और रिफॉर्म किया जाए. वो एक उसके बाद ही समझ में आएगा कि पहले आप उसकी फिलॉसफी को समझें. मैं इसीलिए पहले जब अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आना चाहूंगा कि पहले जो हम लोग बोलते हैं ना हॉलिस्टिक, व्हाट इट मीन्स. सेकंड आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हॉलिस्टिक एजुकेशन का पेपर पढ़ते हैं हम लोग, और क्या उसी तरह का परसीव किया जाता है कि नहीं किया जाता. तो थोड़ा हम पहले उस पर बात करेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करेंगे, फिर हम अपने, क्योंकि रिकमेंडेशंस में बहुत फ्रूटफुल रिकमेंडेशंस दी गई हैं, और शायद ये एक पूरा सिनेरियो चेंज करेगा इंडियन हायर एजुकेशन का. जो अभी तक हम लोग बात करते आ रहे हैं, अपनी चॉइसेस की बात की जा रही है, ऑटोनॉमी की, स्टूडेंट ऑटोनॉमी की बात की जा रही है, वो सारी चीजें इस उसमें सेशन में हम लोग उसको कलेक्ट करने की का प्रयास करेंगे. तो फर्स्ट of all we are going to understand what is the holistic learning or holistic education means.
बिकॉज जब भी हम लोग देखते हैं ना साइंस टेक्नो जब होता है और हाई उसको एक साइंस और टेक्नोलॉजी को एसटीएम जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग को उसको हमें एक बहुत ही बड़ा रूप दे देते हैं और ये कहा जाए कि वो एक ऐसा हमें उसको बना देता है कि साइंस आर द पीपल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड दे आर जीनियस and the people from liberal discipline are they are not so good in their study or they are not more creative. Basically we tends to separate science from the poetry, objective reality from the intuitive experiences, reasoning from emotions, mental from physical, intellectual from spiritual, and work from place. Well, in the name of holistic learning we often speak about the extracurricular activities, but we really think that the extracurricular activity is the whole soul of the holistic integration. In fact, we have to understand that the holistic approach is what we are perceiving. एक बहुत अभिजीत पाठक जी जेएनयू के प्रोफेसर उनकी एक राइटिंग में मुझे एक चीज मिला था जिन्होंने एक फिल्म को कोट किया था. फिल्म का नाम है डेड पोइट्स सोसाइटी और उन्होंने उसमें इन्होंने एक बड़ा अच्छा कोट किया है. एक राइटअप एक लाइन है उसको आप सुनिएगा. मेडिसिन, लॉ, बिजनेस एंड इंजीनियरिंग, दीज आर नोबल परस्यूट्स एंड नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ, बट पोएट्री, म्यूजिक, रोमांस एंड लव, दीज आर व्हाट वी आर स्टे अलाइव फॉर. मीन्स आप एक अच्छी लाइफ तो साइंस और उससे अच्छी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास ये एस्थेटिक सेंस नहीं होगा, आपका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तब तक आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप अच्छा नहीं कर पाएंगे. आप लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि आईएएस के टॉपर हम लोग सबसे डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है और उसको माना जाता है कि हम लोग इसका ऑल राउंड डेवलपमेंट देखने के बाद हम आईएएस को चुनते हैं. और वही आईएएस कोई ऐसे जो आईएएस के टॉपर्स हैं जो सबसे अधिक भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं. तो ये एक पैमाना है कि क्या हमारी एकेडमिक नॉलेज ये सब कुछ है. ये डॉक्यूमेंट जो है आपके उस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव को हायर एजुकेशन के उसको ये अपने दिमाग में रखता है और उसकी बात करता है. उसी तरह दूसरा इसमें एक चीज आती है जो इस टाइप की है एनईपी ने, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को. ऑब्वियस इट इज द फैंटास्टिक आइडिया. अब आप इमेजिन कीजिए कि जब आप अपने साइंस में 10th के बाद जब आप लोग अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं तो कैसे चूज करते हैं, क्योंकि वहां पर एक नोशन क्या है कि अगर पीसीएम ग्रुप नहीं लिया, एक पीसीएम सिंड्रोम हमारे उसमें आता है. इज मोस्ट लाइक टेकन फॉर द ग्रांटेड दैट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मस्ट ऑप्ट साइंस and try to become engineer, doctor, and those who are not so fortunate that have to retain with the arts and humanities, sociology, arts and political science. Know that the science is equated with the success, humanities with failure, and this is mass psychology has destroyed young minds and killed many possibilities, causal disperse unhappiness, generate a crucial and instrumental orientation to knowledge. You know that पूरा एक आपका मेंटल टेम्परामेंट होता है वो इस साइकोलॉजी से डिस्ट्रॉय होता है. और ये पूरे सिस्टम में ये आपका प्रेजेंट है कि इसको आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर नहीं है या इस स्टेट में नहीं है या इस लेवल पे नहीं है, क्योंकि जब भी हम इस तरह के नोशन साइकोलॉजिकल नोशंस पे हैं, एक इसी में बहुत तरह के और भी नोशंस आते हैं, तो हमें इस बैरियर को तोड़ना बहुत जरूरी है, जिसको न्यू पॉलिसी ने स्कूल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इस बार तोड़ने का प्रयास किया है कि ये जो सब्जेक्ट की रिजिडिटी है हमारे स्कूल एजुकेशन में वो हमारा ब्रेकअप हो, जिसके बारे में जो हमारे आने वाले स्पीकर हैं उसके जो नेक्स्ट जो आपके लेक्चर सीरीज में आएंगे वो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे. मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ. तो जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी में जाने के लिए हम थोड़ा एनईपी को एक बार फिर से देखने का प्रयास करें. मैं एक स्लाइड इसको मैं प्रेजेंट कर लेता हूं आपके सामने ताकि फिर हम उस पर कुछ चीजें और देख पाए. बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो ऐसे कहीं छूट जाएं.
क्योंकि बेसिक क्या है, जो जो एनईपी को जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच देखता है, इसने अपने इंडिजिनियस नॉलेज, जो हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इंडियन एसेंट इंडियन नॉलेज है, वहां से इसको ये बैक ला रहा है। जो नालंदा में, तक्षशिला में हम लोगों ने देखा है, वहां पर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की पढ़ाई कभी नहीं होती थी। वहां पर मल्टीपल पर्सपेक्टिव में मल्टीपल आपके पास नॉलेज आपको दिया जाता था। जो लोग हिंदी साहित्य से जुड़े हैं वो कादम्बरी को जानते होंगे। कादम्बरी में इस तरह की 64 कलाओं या आर्ट्स के बारे में बोला गया। और यहाँ आर्ट्स का मतलब सिर्फ सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या वोकेशनल फील्ड से नहीं है। यहाँ पर ये होलिस्टिक ये आर्ट्स की बात करता है, जो साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज को अपने आप में लिया है, ताकि वोकेशनल फील्ड्स जो हैं उनको भी लिया है। और इसको जब हम टूवर्ड्स द मोर फ्लेक्सिबल एंड हायर एजुकेशन बाद जब हमारी पॉलिसी जब बोलती है, तो उसका पहला कोटेशन ही यही है 11.1 में, जिसको ये बोलता है कि ये हम कोई नया नहीं करने जा रहे हैं, हम अपने रूट्स पे वापस आ रहे हैं। और ये हायर एजुकेशन की या जो पूरी हमारी पूरी नेशनल पॉलिसी है, वो टूवर्ड्स अवर इंडिजिनाइजेशन के बात हमेशा करती रहती है। तो हमारे मेडिकल का फील्ड हो, प्रोफेशनल फील्ड्स हों, वोकेशनल फील्ड्स हों, साइंटिफिक फील्ड्स हों, या जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड्स हों, ये सब में सबको अपने आप में संग्रहित किया हुआ है। और उसी तरह की होलिस्टिक एजुकेशन देने की बात करता है, जो आपके इंटेलेक्चुअल, आपके एस्थेटिक, आपके सोशल, फिजिकल, इमोशनल और मोरल जो डेवलपमेंट है, उसमें एक इंटीग्रेशन दे, और ताकि आप उसमें आगे बढ़ पाए। इंटरडिसिप्लिनरी को समझने के लिए हमारे पास 2-3 शब्द हमारे पास आते हैं। एक जो पहला शब्द आता है वो है इंट्राडिसिप्लिनरी, which it means कि वर्किंग विद इन ए सिंगल डिसिप्लिन। जो हम लोग एक सिंगल डिसिप्लिन कोई भी हो, साइंस वाला अपने साइंस के फील्ड में, या मैथमेटिक्स का अपने अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, विद इन द मैथमेटिक्स ग्रुप वो जब वर्क करता है, तो दिस इज द इंट्राडिसिप्लिनरी। नाउ द क्रॉस डिसिप्लिनरी मींस व्यूइंग वन डिसिप्लिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर। अब ये पर्सपेक्टिव क्या है कि हम जब देखते हैं कि अपने, जब मैं मैथ को देखूं, मैं सॉरी बोलो, मैं एग्जांपल मैथ कैसे ले रहा हूं कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हूं, तो एग्जांपल्स उसी तरह से आते हैं। जैसे मैथ में अगर देखें, तो मैथ को अगर मैं देखूं कि एज ए लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से मैथ क्या है, या एज ए सोशल साइंस मैथ क्या है, या एज ए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर डिसिप्लिन को देखूं, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है अदर डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव, उसके द्वारा एक डिसिप्लिन को देखना, अलग अलग मल्टीपल डिसिप्लिन को देखना, ये क्रॉस मतलब उसको देखना कि मैथमेटिक्स इस डिसिप्लिन में कैसे अक्रॉस द करिकुलम या अक्रॉस द डिसिप्लिन कैसे वो रन कर रहा है, कैसे उसकी क्या उसका यूटिलाइजेशन है, कैसे हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हमारा क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच दिखाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं आर्ट्स का, तो आर्ट्स हमारे सोशल साइंस में, आर्ट्स लैंग्वेज में, या आर्ट हमारा मैथमेटिक्स लर्निंग में, या आर्ट हमारा सोशल साइंस लर्निंग में, बायो लर्निंग में कैसे यूजफुल है, कैसे हम उसको इंटीग्रेट करें, ये अप्रोच हमारा क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच पर आता है, जिसको स्कूल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आर्ट और स्पोर्ट इंटीग्रेशन की बात की गई है, उसको अक्रॉस द डिसिप्लिन इंटीग्रेट करने की बात की गई है। फिर हमारा था मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, द पीपल फ्रॉम different discipline work together and is drawing on the disciplinary knowledge। जो सारे डिसिप्लिन को लोग एक, उससे पहले हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कर लें, जो हम लोग शायद अभी हम लोग जी रहे हैं, जो हमारे बीएड के प्रोग्राम्स हैं वो उसी तरह के हैं, जो वहां पर इंटीग्रेशन एंड नॉलेज एंड मेथड फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन एंड यूजिंग द रियल सिंथेसिस ऑफ द अप्रोचेस। अब इस बात है कि हम ये एक अप्रोच हमारा है कि हम रियल सिंथेसिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये हम उसकी तरफ टेंड होते हैं। अब इस बात है, जो हमारा बीएससी बीएड का प्रोग्राम है, हम उसकी तरफ टेंड हो रहे हैं कि हम वो रियल सिंथेसिस कर पाए। तो ये इंटीग्रेशन है जहां डिफरेंट डिसिप्लिन आकर एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और एक फॉर्म डेवलप करते हैं, एक नया डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन को बिल्डअप करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी, इसमें अभी तक मैं कंफ्यूजन में हूं। अगर आप लोग एक डिस्कोर्स अगर रखेंगे बाद में भी, शाम को इसके सेशन के बाद, मतलब लास्ट में, ताकि इस पर और क्लियरिटी आ पाए। जो ट्रांसडिसिप्लिनरी मैं समझ पा रहा हूं कि दिस इज द बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ एनी डिसिप्लिन, कि हम यहाँ पर कोई भी बाउंड्री देखे ही ना कि ये बायो है, या मैथ है, ये हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, एंड वी क्रिएट एंड दैट काइंड ऑफ इन विच देयर इज नो boundary of any discipline,
तो ये सब चीजें हमें देखने की बात है, और ये सब जो परसीव करने की बात है, ये हम तभी परसीव कर पाएंगे जब चीजों को हम इस नजरिए से देखें। तो मेरा मतलब बस ये था कि आप इंटरडिसिप्लिनरी को जान पाएं और इन सब चीजों को आपस में देख पाएं, क्योंकि पता है, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इट बिकम ऑर्नामेंटल व्हेन आप क्या करते हैं, जैसे अभी जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स में है कि आपको सीबीसीएस में 2 कोर्स आपको बाहर से करने हैं। ऑब्वियस बात है कि जब कोर्स बाहर से करने हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें आराम से बिना बहुत ही मेहनत किए हुए हमें नंबर अच्छे मिल जाएं। मीन्स अगर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहा है तो सोचता है कि मैं कोई म्यूजिक का कोई कोर्स मिल जाए या मुझे आर्ट का कोई कोर्स मिले जिसमें बहुत ही मेहनत ना करना पड़े, और मेरा फिर अब हम लोग क्या सोचते हैं, इसी को हम लोग समझ लेते हैं दिस इज द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। नो, वी हैव टू स्टॉप टू थिंक लाइक दैट। यहाँ पर हमें रुकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। बेसिक जो पर्पज है मल्टी डिसिप्लिनरी का वो है कि देयर इज नथिंग। अब ऐसा भी नहीं कि हम लोग बोलो मल्टी डिसिप्लिनरी तो वहां पर हम लोग ब्रेक कर पा रहे हैं कि हम स्पेशलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और एप्टीट्यूड एंड जो ओरिएंटेशन है दैट मे बी डिफर, but everyone cannot be become a mathematician and nor can everyone become a poet. Furthermore, the complex domain of knowledge specialization is important for rigorous and penetrating inquiry. However, despite the need of the specialization, it has to be realized that things are interconnected, and sensitivity to the interconnected world is the treasure, not as an obstacles. We generally think that this is the obstacle. We have to learn different subjects, but if we actually go through with that, we can realize that this is the treasure. We have the multiple perspective of a particular problem if we know that the different discipline. The basic idea is that we have to think like that. Okay. So I'm stop sharing my slide. I think so my basic the things is that we have to understand the interdisciplinary, multidisciplinary, and the transdisciplinary approaches, so that we can make it more convenient. Now. We coming in the point of the what are the major highlights of NEP 2020, so that we can understand what are the new prospects and what are the new things things are going to be happen in near future. The एक्चुअली जो हम लोग होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, आपने IITs में देखा होगा, अभी जो अगर IIT में आपके साथी वगैरह होंगे तो IITs वगैरह में भी अब सोशल साइंस डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस किया गया है। वहां पर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज की भी पढ़ाई होती है, और इसको परसीव किया गया है इस पूरे एनईपी में कि अब आईआईटी या जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सिंगल डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ साइंस के हैं या सिर्फ लैंग्वेज के हैं, दे ऑल बिकम द मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बाय 2040। ये 2040 तक हमको बोला गया कि जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिंगल डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करेंगे, और आईआईटीज और जो आईएम्स वगैरह है ये भी उसमें शामिल हैं, ताकि बच्चों को अलग अलग तरह से मिले, अलग अलग पर्सपेक्टिव मिले। क्योंकि हम लोग कभी परसीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोगों ने बहुत सारे नोबेल लॉरेंट को देखा होगा, दे आर ग्रेजुएट इन साइंस एंड गेटिंग द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, दे आर ग्रेजुएट फ्रॉम लिटरेचर एंड गेटिंग द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। Why cannot we can do in our country also? So in that goal, that this document is going to help us here. In 2030, the policy proposed that we have to be established one large multidisciplinary higher education institutions in every district. Obviously, it takes lots of money, lots of academic and administrative problems, and we have to be cater of that problem, and we have to give the
better solution and better environment so that we can enhance, we can develop such kind of universities, such kind of colleges. अब कॉलेजेस के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में और बातें हैं जो संदीप सर आप लोगों को बताएंगे, उसमें उनके डिस्कोर्स की बात है। इसमें एक चीज और बोली गई है कि हमें फ्लेक्सिबल करिकुलम रखना पड़ेगा। एंड देखो, जब भी हम होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो वहां पर जरूरी है क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी हो। अभी हमारे एमएड के स्टूडेंट इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि उनके पास मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच तो है, लेकिन we have not given them so much flexibility because क्योंकि उनका टाइम शेड्यूल इतना पैक है कि उनके पास एक पर्टिकुलर टाइम ही है जहां पर वो दूसरे डिसिप्लिन से अपना सब्जेक्ट, अपना जो अपना जो उनकी चॉइस है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। वो इसके लिए पूरी तरह से बाउंड है। ये चीज एक दिक्कत है। तो इसके लिए क्या जरूरत है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी रखें। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन, मीन्स कि आपको अभी इस सेमेस्टर में करना है कि अगले सेमेस्टर में करना है कि आपने 4 साल में करना है, कभी भी। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, मुझे लगता है कि मैं ये कोर्स 2 महीने में मैंने ये कोर्स मैंने मास्टरी कर ली है, सो व्हाई शुड आई वेट फॉर द इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन? व्हाई शुड आई विल प्रपोज माई सेल्फ दैट मैं तैयार हूं, मेरा एग्जाम लीजिए और मुझे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए। तो ये सब चीजें, इस जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ताकि इस लर्नर को ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, वो ऑटोनॉमी ये एनईपी प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ ये प्रपोज भी करती है कि हमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो इंस्टीट्यूशंस खोलने हैं, वो इंस्टीट्यूशंस लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलॉसफी, आर्ट, डांस, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अप्लाइड साइंस, प्योर साइंस, इस तरह के मल्टीपल जो डिसिप्लिन है, उन सब डिसिप्लिन को हमें एक साथ एक इंस्टीट्यूशंस में हमें लाना चाहिए। ये इसका एक मेजर हाईलाइट है इस पूरे इस सेक्शंस का जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। दूसरा इसमें बोला है कि ये सिर्फ जो क्रेडिट है या जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ एक कंटेंट बेस्ड न रह जाए, हमें उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट और सर्विसेज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अपने एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस को भी देखना पड़ेगा कि हम कितने एनवायरमेंटल कॉन्शियस हैं, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इन तीनों का मिक्सिंग भी हमें प्रत्येक जो भी कोर्स हम रन करेंगे उसमें इसको अक्रॉस द करिकुलम, हम लोग जब बात करते हैं तो अक्रॉस द करिकुलम इसको प्रपोज किया गया है कि ये चीजें आपके करिकुलम में आपके कोर्स का पार्ट होनी चाहिए। और उसके लिए वैल्यू के लिए उसने ऑब्वियस बात है, वैल्यू के लिए पूरे उसने बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, तो बहुत डिटेल में उसके लिए उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको रेफर कर सकते हैं 11.4 को 11.4 11.5 में, या 11.8 में। उसमें बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, जिसको जो बात की गई है ग्लोबल सिटीजनशिप, डिजिटल सिटीजनशिप, ये सब चीजें उसका पार्ट है। एक जो सबसे मेजर चेंज है जिससे आप और हम इफेक्ट होने वाले हैं, वो है हमारा स्ट्रक्चरल चेंज। कि जो हमारा जो 3 ईयर प्रोग्राम है, तो अभी बात है कि इसने प्रीफर किया है कि हम 4 ईयर इंटीग्रेशन, 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम चलाएंगे, बट 3 ईयर प्रोग्राम भी चलते रहेंगे, वो वैनिश नहीं होने जा रहे हैं। तो इन हायर एजुकेशन देयर आर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आर 3 ईयर और 4 ईयर ड्यूरेशन, और जिसमें एक सबसे अच्छी चीज है जो आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, वो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन विद इन द पीरियड। जैसे 4 साल का पीरियड, 4 साल का अगर हमारा कोर्स है, तो ऑब्वियसली उसको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हमारी हायर एजुकेशन काउंसिल बनने वाली है, वो उसका ड्यूरेशन फिक्स करेगी कि कितने ड्यूरेशन होना चाहिए। 10 महीने होने चाहिए, क्या नाम है, 4 साल का कोर्स 6 साल में होना चाहिए, 7 साल में होना चाहिए। वहां पर विद इन द पीरियड हमें मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर हमें 1 साल पढ़ा, हमें अच्छा नहीं लगा कि हमें, या मेरी फैमिली प्रॉब्लम कुछ और आगे मुझे कमाना है, तो मैं एग्जिट कर गया। लेकिन वो जो अभी जब आप कोई कोर्स छोड़ते हैं, विद इन द कोर्स 1 साल में कोई कोर्स छोड़ देते हैं, कोई जॉब लग गई, तो आपका वो 1 साल पूरा बर्बाद चले जाता है। लेकिन इस पॉलिसी में इस चीज को बोला गया है कि कैसे हम ये जो हमारे जो अगर हम 1 साल का कोर्स करेंगे, तो हमें पर्टिकुलर उसमें हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर जाएगा। दिस इज योर सर्टिफिकेट, यू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर इंक्लूडिंग द वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एरियाज आल्सो। और आपने 2 साल अगर कोर्स का कर लिया है,
तो आपको एक डिप्लोमा कोर्स दे दिया जाएगा। 3 साल का अगर आपने कोर्स किया है उसके बाद आप एग्जिट करते हैं तो आपको एक 3 ईयर बैचलर डिग्री कोर्स दिया जाएगा। अगर आप 4 के 4 साल अगर प्रोग्राम कर लेते हैं तो आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम का एक डिग्री आपको अवार्ड की जाएगी। मीन्स यहाँ पर आप जब चाहें एक एक साल के अंतर्गत में, अगर जब आपको लगता है कि नहीं मैं ये कोर्स करने में या मुझे कुछ और कोर्स करना है, आपका टेस्ट चेंज हो रहा है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो आप वहां पर बंध के नहीं रह सकते हैं किसी भी कोर्स से। वहां पर आप कोई भी चीज है, कोई भी नया चीज आप उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी में एक चीज और भी है, जैसे हम लोग देखते हैं जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो, या जो किसी हमारे पास किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पर सब आइटम्स रखे हैं, सजाए गए हैं आइटम्स। वैसे ही डिसिप्लिन का है कि आपके पास डिसिप्लिन के कैटेगरी सजाई गई है, आपको अब उसमें से जो चूज करना है अब अपने बास्केट में उसको ले सकते हैं। ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बीएड बैचलर प्रोग्राम है वो उसी तरह का प्रोग्राम है। जैसे मेरा इंटरेस्ट है कि मैं मैथ के साथ, अब ऑब्वियस क्या, जैसे जो मैथ पढ़ने वाले हैं उनको मन नहीं है केमिस्ट्री पढ़ने का, बट दे हैव टू स्टडी एटलीस्ट 2 ईयर केमिस्ट्री, क्योंकि पीसीए ग्रुप में वो कॉम्बिनेशन हमने बना रखा है। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैं मैथ पढ़ूं और मुझे इंटरेस्ट है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ूं और साथ साथ मैं हिस्ट्री भी जानूं, तो अभी तक का जो हमारा सिनेरियो है वो हमें इसके लिए परमिट नहीं करता है कि हम इन चीजों को भी ले पाए। ये चीज हमारी आती है, इसलिए इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो पूरा सिस्टम है उसको हम कैसे देख पा रहे हैं, और कैसे हम सब्जेक्ट को चूज करेंगे, ये अपने इंटरेस्ट पे है। एक ऑटोनॉमी दी गई है लर्नर को, दे कैन ऑप्ट विद इन देयर बाय देयर चॉइस, नॉट बाय फोर्स। इसीलिए अब जब हम मल्टीपल एंट्री की बात करते हैं, वहां पर एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात, जो अभी भी एक एनएडी नाम से, नेशनल एकेडमिक बैंक एक है, एनएससी, नेशनल एकेडमिक क्रेडिट करके एक डिजिटल लॉकर बना हुआ है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। उसी को एडवांस करने की बात ये बोलता है, जिसमें सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उस बैंक में बच्चों की जो डिग्री होगी, जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो उसमें अटैच होंगे, ताकि आपको फॉर्मली लेके जाना नहीं पड़ेगा कि मेरी ये डिग्री है, मेरा ये है, दे कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। तो ये चीजें वहां से ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने की बात की गई है। एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आपके डिजिटल को इसको देने की बात की गई है। अब मैं यहाँ पर एक कंपेरिजन चार्ट है, बिफोर एनईपी, 3 ईयर एनईपी और 4 ईयर प्रोग्राम में क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि अभी का जो एग्जिस्टिंग 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है वहां पर एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं है। जो हमारा 5 साल का जो प्रोग्राम होता है जिसमें 3 और 2 का ऑप्शन है, वहां पर ही बस एग्जिट का ऑप्शन है, वो भी बहुत लिमिटेड है। जब हम एनईपी 2020 में के थ्रू जब 3 ईयर डिग्री बेस्ड प्रोग्राम करेंगे तो वहां पर एग्जिट का ऑप्शन हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमें अवेलेबल हो जाता है। सेम चीज 4 ईयर जो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है वहां पर भी वो ऑप्शन हमें अवेलेबल होता है। अवार्ड ऑफ डिग्री की अगर बात करें तो जो अभी तक का एग्जिस्टिंग बैचलर डिग्री है उसमें मैंडेटरी है कि आप 3 साल का जो ड्यूरेशन है कम से कम उसको फुलफिल कर लीजिए, तभी आपको डिग्री अवार्ड होगी। जबकि एनईपी इसको बात को करता है कि अगर आप, ठीक है, आपको 1 साल में निकलना है तो आप 1 साल में सर्टिफिकेट कोर्स लेकर निकल जाइए, 2 साल में निकलना है तो आप डिप्लोमा कोर्स लेकर निकल जाइए, और 3 साल अगर रहते हैं तो आपको डिग्री अवार्ड दे दी जाएगी। सेम ऑप्शन इज अवेलेबल विद द 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री। एक चीज और इसमें इनहेंस हुई है, जो नए उसमें आप देखने को मिलेगा, वो स्कोप ऑफ रिसर्च। 3 ईयर डिग्री के बाद आप रिसर्च का कोई स्कोप वहां पर बहुत रहता नहीं है, बट नए करिकुलम में एक चीज जोड़ी गई है कि आप 4 साल, अगर आप 3 साल बैचलर डिग्री में आपने एडमिशन लिया, लेकिन आप चाहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स आपने लगा कि नहीं मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हूं, मुझे केमिस्ट्री में मुझे रिसर्च करनी है आगे, तो आप अपने उस 3 साल के कोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में। ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। और जो 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम में जो बच्चे हैं और जिन्होंने डिग्री विथ रिसर्च के लिए अप्लाई किया है, 4 ईयर एक तो प्रोग्राम जनरल प्रोग्राम है और एक है 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री विथ रिसर्च। ये प्रोग्राम अगर आपने ऑप्ट किया है तो आप सीधे 4 ईयर प्रोग्राम के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं
पीएचडी करने के लिए। आपको पीजी करने के, क्योंकि इसमें एक साल जो पीजी की बात हो, पीजी करने की जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये चीज एक मेजर पोर्शन आपको दिखेगा कि जो रिसर्च डिग्री के साथ है वो स्टूडेंट, लेकिन आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। जो रिसर्च ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट पे काम चलने वाला है, यू हैव टू बी मोर फोकस्ड रिसर्च। तो ये हमारी बात हो गई यूजी प्रोग्राम में जो चेंजेस हुए हैं। साइमल्टेनियसली इसी तरह के चेंजेस हमें पीजी प्रोग्राम में भी हुए हैं। 2 ईयर जो हमारा अभी पीजी प्रोग्राम है वो अभी एग्जिस्ट करेगा ओनली फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम। जो 3 साल का बैचलर प्रोग्राम करेंगे उनके लिए 2 साल का पीजी प्रोग्राम रहेगा। द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड हु विल कंप्लीट 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम, दे हैव टू डू 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। वो सामने चलेगा। उनको 4 साल का बैचलर प्रोग्राम अगर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम लिया है तो उनको 1 साल का, उनके लिए पीजी प्रोग्राम 1 साल का बचेगा। एमफिल को यहां से हटा दिया जा रहा है। एमफिल अब जो मिलता है पीएचडी से जस्ट पहले एमफिल करने के लिए फेलोशिप मिलती है, रिसर्च करने का स्कोप मिलता है, वो अब डिसकंटिन्यू रहेगा। लेकिन बच्चे को एक स्कोप और दिया गया है कि जो 4 साल में जो बच्चे हैं और विद रिसर्च डिग्री जिन्होंने ऑप्ट की है, तो उनकी रिसर्च की क्वालिटी को देख के या उनके जो प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स को देख के, उनके बेसिस पे उन बच्चों को पीएचडी के लिए हम डायरेक्ट ऑप्ट के लिए जा सकते हैं। ये चीज इस न्यू पॉलिसी में आपको देखने को मिलेगा और बहुत ब्यूटीफुली इसको प्रेजेंट किया गया है, ताकि बच्चे के पास जो जिस तरह के नेचर के हों, जिनको हायर एजुकेशन जाना है दे कैन गो फॉर हायर एजुकेशन, जिसको इन बिटवीन निकल जाना है, they have not to pursue the higher education, they can withdraw themselves from the particular course। and जब आप विड्रॉ करते हैं किसी कोर्स तो आपको उस कोर्स में कोई हानि नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक मेजर चीज है। उसी कोर्सेज का टेबलेटेड फॉर्म है। कैसे 2-3 तरह के जो प्रोग्राम हमारे पास चल रहे हैं वो हम इन चीजों के बारे में अभी बात कर लिए हैं हम लोगों ने। फिर एक चीज इसमें आती है जो मेजर हाइलाइट्स में आता है, वो आता है कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी डेवलप करने की बात की गई है। इसको मेरू नाम दिया गया है कि ऐसी यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाए जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर हो और रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी हो। आप लोगों ने बहुत सारे जो फॉरेन अगर राइटर्स को देखे होंगे, उनके बुक्स पढ़ी होंगी, तो आपको उसमें वो पर्सपेक्टिव दिखा होगा कि अगर सोशल साइंस लिखने या हिस्ट्री लिखने वाला बंदा है तो वो साइंटिस्ट भी या जो हिस्टोरियन है उसने कोट किया है फिजिक्स के लॉज को, केमिस्ट्री के लॉ को, और उसके बेसिस पे उसने हिस्ट्री को समझाने का प्रयास किया है। ये जो पर्सपेक्टिव्स हैं, ये जो मल्टीपल आपके पास इनपुट्स आते हैं, वो बहुत जरूरी होता है एक लर्निंग सोसाइटी के लिए। और जब हम लोग इसको पूरी बात जो करता है, ये जो पूरा एनईपी बात करता है, वो इन्हीं सब चीजों के लिए बात करता है कि हम एक नॉलेज सोसाइटी की तरफ अपने हायर एजुकेशन को कैसे ले जाएं। और ये सब चीजें जो जितने भी इंटरवेंशंस ये बताए गए हैं, वो इंटरवेंशन उसी सोसाइटी को देख कर बनाया गया कि आखिर भारत एक नॉलेज सोसाइटी कैसे बने। एक और चीज बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंटली जो डाली गई है, वो डाली गई है कि इंटीग्रेशन ऑफ सब डिसिप्लिन विद इंडस्ट्रीज। अभी तक ये एक डिसइंटीग्रेशन दिखता है। अभी रिसेंटली आप लोग अभी अवेयर नहीं होंगे, लेकिन यूजीसी की तरफ से इस पे काम भी स्टार्ट हो गया है। उसने सारे ही विषयों को बोला गया है, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, साइंस फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो आपको बोला गया कि आपका एक कोर्स ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को एक्सपोजर हो कि वो अपनी सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर उनका एक्सपोजर हो। मीन्स जो बायो वाले हैं या जो फार्मा वाले हैं, उनके पास ऐसा कोर्स में ऐसा इंटीग्रेशन हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके कोर्स में हो जो वो जाकर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, वहां पर जाकर वो एटलीस्ट कुछ समय जा पाए, उनका एक ओरिएंटेशन डेवलप हो। उसी तरह से लैंग्वेज के लिए, उसी तरह से हिस्ट्री के लिए, उसी तरह से इकोनॉमिक्स के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन को एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस बनाने का प्रयास इस हायर एजुकेशन पॉलिसी, इस पॉलिसी में किया गया है विद रिगार्ड्स टू द हायर एजुकेशन। ये सब चीजें जो जुड़ती हैं वो ले जाती हैं पूरे हायर एजुकेशन को उस तरफ इसको मोल्ड करती हैं कि हम
कैसे एक रिसर्च बेस्ड, क्योंकि बार बार आप लोग सुनते आ रहे होंगे इस चीज को कि हम लोग बार बार बोलते आ रहे हैं कि हम 200 यूनिवर्सिटीज में नहीं आ रहे हैं, या 100 यूनिवर्सिटीज में, वर्ल्ड की 100 यूनिवर्सिटी में हमारा कहीं नाम नहीं है, 200 यूनिवर्सिटी में कहीं नाम नहीं है, 500 में नाम नहीं है। तो ये नाम कैसे होते हैं? वो जितने भी आप अगर जो ऐसे टॉप 1 टॉप 2 में अगर आप MIT वगैरह को देख लें, हार्वर्ड वगैरह देखें, दे आर द रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन एंड दे आर द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस, दे हैव ऑप्टेड द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस। तो हमें भी वो अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे हम इन चीजों को ऑप्ट करें, कैसे हम उस तरह की रिसर्चेस कर सकते हैं। अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, हमें अपने अप्रोच पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एक देखिए, एक बहुत कॉमन नोशन है, जो डिस्कोर्सेस भी चलते रहते हैं, कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम चेंजेस को बहुत जल्दी ऑप्ट नहीं करते हैं। एक कॉमन नेचर है कि हम उसको क्या करते हैं, तो रजिस्ट करने का प्रयास करते हैं जितना जल्दी रजिस्ट हो पाए। ये अप्रोच भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। ये साइकोलॉजिकल जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप चेंजेस के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर आपको क्या लगेगा, वो बोझ लगेगा। अगर मैं बात कर लूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को मैं लाना है, जैसे अभी हमारे एमएड के विद्यार्थी भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो वो उनको लग रहा होगा कि तो सर फालतू, तो वैसे ही लोड है हमारे ऊपर है, कि हम लोग अभी तैयार ही नहीं है उसके लिए। और एज ए टीचर अगर मैं बात करूँ तो हम लोग उस विधा से पढ़ के नहीं आए हैं, तो अब इस बात है कि हम क्या डिस्कम्फर्ट में जाएंगे। तो वो डिस्कम्फर्ट हमें रजिस्ट करता है कि हम कुछ नया चीज ऑप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये पूरी जो हम बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, और जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट ऑटोनॉमी है, कि आप अपनी तरफ से ऑप्ट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या इंटरेस्ट है। आपने बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया है, आपके पास सब्जेक्ट की लिस्ट है और फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम है। ऐसा लगता है कि नहीं कि आपको ये कोर्स है तो एक ही सेमेस्टर में आपको खत्म करना है। ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होने जा रही हैं। ऑब्वियस बात है, जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम लोग आएंगे, हर यूनिवर्सिटीज को अपने लिए इसको लिए एक डेवलप करना पड़ेगा, तो वहां पर इन चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर बात की जाए अमन को, कि अमन को हिस्ट्री पसंद है और वो इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहता है, तो क्या करे वो? अब इंग्लिश हमें क्या है, कंपलसरी पढ़नी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन हमें नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये प्रपोज करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी इसमें पॉइंट्स बोले गए हैं, करीब 12 पॉइंट्स हैं इस पूरे टॉपिक में, जो एनईपी जो जिसकी बात करती है, उसका जो मेजर हाइलाइट्स है, एक बार मैं हाईलाइट कर दूं, फिर हम लोग बात करेंगे, इस पर डिस्कशन पे आएंगे कि आपकी जो क्वेरीज होंगी उस क्वेरीज पे आएंगे कि क्या क्या आपकी क्वेरी है, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर बात मेरे लेक्चर से बात खत्म नहीं होने वाली है। ये बात है कि जब तक आप क्वेश्चन पुट अप ना करें और एक डिस्कोर्स ना हो, अभी बात मैं कोई आंसर देने वाला नहीं हूँ, हम आपस में ही हम लोग बात करेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो मेरा बेसिक आइडिया यही है कि जो इस पूरे एनईपी से मेरे पूरे एनईपी का बेसिक आइडिया यही है कि हम स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दे पाएं, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ पाए। ये पूरा होल एंड सोल आइडिया यही है। अभी एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ अमन का, हु कैन यूज द एग्जिट ऑप्शन, एडमिटेड स्टूडेंट आफ्टर 2020 और ओल्ड बैच स्टूडेंट्स। अमन, अभी ये न्यू जो पॉलिसी है अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, मतलब मीन्स की इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो ऑब्वियस बात है, जो भी होता है वो जब इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा उसके बाद से ही ये ऑप्शन आएगा। अभी तक तो ये ऑप्शन नहीं है। तो जो पहले की जो डिग्रीज हैं वो तो एज यूजुअल चलती रहेंगी, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स में, फ्यूचर जो आपके आने वाले जो जनरेशंस हैं, जो अभी 12th में होंगी, दे विल बेनिफिटेड विद दैट, कि उनको ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और आप जब शायद पीजी में जाएं तो इस तरह के ऑप्शंस अगर अगले 1 साल में गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी के अगले 1 साल में इसको इम्प्लीमेंटेड कर पाए, करने के लिए वो चाहती है इसको करना, तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास अभी के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन हो, लेकिन
उस लेवल पे होगा। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल अभी तक? थर्ड सेमेस्टर से बीए बीएड बीएससी बीएड एमएड पीएचडी या कोई और? सर आई हैव अ क्वेश्चन। प्रथम बोलिए। Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Sir, as a teacher facilitator in coming future means by 2021-22, what changes you see which are necessary for training a teacher? Future, he or she apply that changes or uses that approach to train a student for choosing subject. Like we were trained to adopt insulation of subject, streaming of subject. So what approaches you see which are necessary to adopt right now to teacher facilitator, so that teacher may have some approaches to them when this NEP applies all over the nation? Yeah. I think देखिए बेसिक क्या है कि अगर हम एज ए टीचर एजुकेटर कल के दिन आप क्लासरूम में जाएंगे और आप इससे सबसे पहले फेस होने वाले लोगों में से एक होंगे। जब तक आप अपने कोर्स करके जाएंगे तब तक ये पूरी तरह से पूरा प्रोग्राम रन कर रहा होगा ऑल ओवर द कंट्री। हमने स्कूल एजुकेशन में भी वो चेंजेस लाने हैं। जब तक हम उस बाउंड्री से बाहर नहीं आ पाएंगे, जैसे कि आप बीए बीएड में हैं, अगर आप उस बीए बीएड की बाउंड्री से बाहर नहीं आ पाएंगे, बीए की बाउंड्री से बाहर नहीं आ पाएंगे, तब तक अगर आप क्लास 12th में अगर आप अपॉइंटमेंट आपका हो जाता है एज ए टीचर, तो आप शायद बच्चों को वो मल्टीपल जो डिसिप्लिन की बात की गई है, जो अप्रोच देने की बात की गई है, वो शायद न दे पाए। तो पहला चीज क्या है, एज ए टीचर एजुकेटर और एज ए टीचर हमें एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि हमारा एक नेचर क्या है, हम कंफर्मेटी को जाते हैं, हम हर चीज को कंफर्मेटी में लेके जाते हैं। और क्वेश्चंस रेज करना, अभी से जब बोल रहे हैं ना, एक बहुत चीज पॉजिटिव बोली गई है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए। इसे डेवलपमेंट अभी से आएगा जब तक आप अप्रोचेज आपके चेंज नहीं होंगे। और जब तक हम टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या हायर इंस्टीट्यूशंस में उसको जिएंगे नहीं। अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, खासकर जो हमारे बीएड प्रोग्राम के अगर स्टूडेंट्स है, वो अगर कहीं स्कूल में जाएं तो इन कंपेरिजन टू 2 ईयर प्रोग्राम आप लोग शायद ज्यादा उस चीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। क्योंकि एटलीस्ट वो एक्सपोजर है कि जो डिफरेंट डिसिप्लिन है वो कैसे मर्ज करती है। एटलीस्ट आपके पास बीए और बीएड का जो कैसे वो वर्क करती है उसका एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन 2 ईयर बीएड प्रोग्राम के जो वहां से जो टीचर्स आएंगे उनके पास इस तरह का एक्सपोजर नहीं रहेगा। पहली चीज क्या है कि हम उस सब चीजों को एक्सपोजर को खुद अपने इंस्टीट्यूशंस में जिए। और हमारा करिकुलम, जैसे जब हम बात कर रहे हैं कि हम स्कूल में बात करेंगे, तो टीचर्स में प्रोग्राम का करिकुलम भी उसी अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। उसी अकॉर्डिंग हमें एक्सपोजर हमें बच्चों को यहाँ देना चाहिए। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए बच्चों को कि आपको साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन नहीं पढ़ना है एक सेमेस्टर में, नहीं मत पढ़िए फर्स्ट सेमेस्टर में। आपको लगता है कि इसको आप 2 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जब आपको मन करे तब आप पढ़िए, तब जब आपका मन करे तब आप एग्जाम दीजिए। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पर भी लानी होगी जब हम इस चेंजेस की बात कर रहे हैं। प्रथम, आई एम क्लियर? यस सर। सर एक और क्वेश्चन थी। यस सर, बिल्कुल क्लियर। यस सर। सर एक और क्वेश्चन थी। Sir, according to you, however, every policy are implemented for positive outcome, but according to you, आपको क्या लगता है सर, मल्टीपल एग्जिट और एंट्री से ऐसा हो सकता है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाए? देखिए, ड्रॉप आउट रेट्स की बात बढ़ने की बात ऐसे नहीं होगी, क्योंकि आप ड्रॉप आउट में क्या होता है, ड्रॉप आउट का बेसिक क्या है कि आपकी जो कोई भी कोर्स बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको उसका एडवांटेज कुछ नहीं मिलता है। मीन्स यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट जो आपने 1 साल 2 साल अपने, देखिए 4 साल का आपका बीएड प्रोग्राम है, आपको किन्हीं कारणों से 3 साल में आपको ड्रॉप छोड़ना पड़ गया है, तो आपके पास उस 3 साल की भरपाई के लिए कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, खाली हाथ वापस जा रहे हैं। ताकि आप ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं, मैंने 3 साल मैंने कुछ एजुकेशन का प्रोग्राम लिया है तो मैं कम से कम पढ़ाने के लिए योग्य हूँ, मुझे एक बार टेस्ट तो कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास वो डिग्री नहीं है तो
तो आप आउटरेटली आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। अगर ये मल्टीपल आपकी चॉइस रहती, कि जब एग्जिट और एंट्री की बात की, ये फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात की गई, ये ड्रॉप आउट्स को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उनके जो नीड्स, जो उनके जो डिसएडवांटेज हैं उनको कैटर करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप चले गए बाहर, अब देखो कोई भी कोर्स अगर बिटवीन कोई कोर्स छोड़ता है तो अभी कुछ ना कुछ उसके रीजन्स होते हैं, और उन रीजन्स की वजह से अगर दोबारा वो वापस आना, ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि वो आप दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम है उसमें आप जितनी बार जा सकते, जितनी बार वापस आ सकते हैं। तो आपके पास वो ऑप्शन है कि आप वापस कोर्स में आइए, और आपको लगता है कि एक साल आपने, देखिए इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है, मुझे लगता है कि मैं एक साल पढ़ लिया मैंने, मुझे अब पैसे की दिक्कत है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा, उनके पास प्रॉब्लम होती है। मैं एक साल गया, अपना जॉब किया कहीं, उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे, कि वो एक साल में क्या आपको सर्टिफिकेट दे रहा है जो कहीं ना कहीं आपके जॉब के लिए, आपके लिए जॉब में आपको सहायक होने वाला है। तो आप गए, उसके बेसिस पे आपने जॉब किया, पैसा आपने किया, फिर वापस आए, फिर आपने अपना कोर्स अपने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से ये ऑटोनॉमी है दी जा रही है। ये कोई बात नहीं बोल रहा कि आप जाइए ही जाइए, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट्स को आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो ड्रॉप आउट का जो बेसिक जो रीजन है वो क्या है, इकोनॉमिकल रीजन होता है। और खासकर फीमेल के लिए जब जाते हैं तो फीमेल में हमारा सोशो इकोनॉमिकल रीजन हमारा आता है, जो हायर एजुकेशन में फीमेल के ड्रॉप आउट्स को बढ़ाता है। इसीलिए पूरी पॉलिसी बोली गई है कि अभी हमारा क्या है, 26 GR जो ग्रॉस नॉर्मल रेशियो हमारा है, वो हमारा 26.5%, जिसको हमें 50% तक लेके जाना है। मीन्स अभी तक हम जितने हमारे ग्रेजुएट्स हो रहे, जितने हमारे 12th के बच्चे निकल रहे हैं, उसमें 26 बच्चे ही हायर एजुकेशन का पार्ट बन पा रहे हैं। ये हमें लेके जाना है कि हमारे 26% नहीं, हमारे टोटल 50% एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन का पार्ट बन पाए। तो ये तो, और जब ऐसे अप्रोचेस बढ़ेंगे तो हमारे पास जो एनरोलमेंट का और अपॉर्चुनिटीज बच्चों में बढ़ेगी। ये एक बेसिक है, इसमें वो सब चीजें और नहीं आती है। राधा प्रिया सवाल पूछ रहे कुछ? राधा, maybe the dropouts will be more worse than multiple exit. Yes, same thing. Amrit, BSc B.Ed 5th semester, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो होलिस्टिक टर्म हम लोग हैं वो हम लोग अर्लियर एजुकेशन पॉलिसीज में भी यूज करते हैं पहले से, कि एक जो हम एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करेंगे जिसमें स्टूडेंट एक ऑल राउंड डेवलप्ड होगा। लेकिन सर जो हम लोग एट द ग्राउंड लेवल देखते हैं कि मैक्सिमम जो हमारी स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन निकलती है स्कूल से, वो मैक्सिमम जॉब सीकिंग होती है या जॉब ओरिएंटेड होती है। तो सर वहाँ जो ऑब्जेक्टिव है वो मतलब हम लोगों को फेल होता हुआ दिखता है कि हाँ एक होलिस्टिक जो डेवलप्ड हम लोग बच्चे ढूंढते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो सर नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके? हाँ, देखिए, जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, स्कूल एजुकेशन में अभी सर लोग और बताएंगे, लेकिन मैं बहुत अभी छोटे से मैं बता देता हूँ कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें इस तरह अभी तक क्या हमारा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम लोग बोलते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं, आपने क्या किया, आपने स्कूल ने स्पोर्ट का एक पीरियड लगा दिया, स्कूल ने एक पीरियड लगा दिया आपका क्या नाम है, आर्ट एंड पेंटिंग का। तो हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट को सिर्फ इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द ही रख पाते हैं, वहां पर हमने कभी इंटीग्रेट नहीं किया है, इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे कभी नहीं गए। जो स्कूल एजुकेशन में है, स्कूल एजुकेशन में जो नया पर्सपेक्टिव है वो दिया गया है, जब हम दूसरे डिसिप्लिन को देखेंगे, और इसमें आर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है स्कूल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि आर्ट और स्पोर्ट्स का इंटीग्रेशन अक्रॉस द करिकुलम, कि हम आर्ट और स्पोर्ट को एज ए सब्जेक्ट न जाने और एज ए अक्रॉस द करिकुलम उसको देखें। और दूसरी एक अच्छी बात जो की गई है, जो इस होलिस्टिक डेवलपमेंट को और इनहेंस करती है, वो है कि करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को-करिकुलर एक्टिविटीज का जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को तोड़ा गया है, जिसके बारे में डिटेल में शायद मेरा कि चंदन सर का सेशन है उस पर,
हाँ चंदन सर का सेशन होगा शायद, तो वो सर इस पे और डिटेल फोकस करेंगे स्कूल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। और कोई? ओके अमन? सर, थैंक यू सर। अमन? यस सर। हाँ, और एक और सवाल बोले आप हैं? यस सर। सर जैसे मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है तो एमफिल जो होता था वो ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होता था, जी। तो इसीलिए सर पीएचडी करने के पहले एमफिल किया जाता था, क्योंकि मास्टर्स तक हम लोग थ्योरी बेसिस पे रहते थे। अब सर क्योंकि एमफिल हट जाएगा और इंडिया में मोस्टली हर इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम ही होता है, तो सर ऐसे पीएचडी स्कॉलर्स को तो नुकसान होगा। अमन, इसीलिए ना अभी जब एमफिल अभी तुरंत हटने जा रहा है, वो बात की जा रही है जब हम 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 4 ईयर जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम में जब जाएंगे, तो वहां पर रिसर्च को अलग से हटाने की बात नहीं की गई है, उसको रिसर्च को इंटीग्रेट करने की बात की गई है कि हम उसको अपने जो हमारा जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम चलेगा, बीएड प्रोग्राम, जो हमारा 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम चलेगा, हम उसके साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे। और वहां पर जब आप इसके अगले सेक्शंस में जाएंगे, जो पॉलिसी का सेक्शन मुझे लगता है कि 13 है, जो जहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई है, वहां बोला गया है कि आप इसके लिए वो अलग तरह से फंडिंग करेंगे आपको। मींस कि आप थ्रू आउट योर बैचलर डिग्री यू कैन अर्न मनी फॉर योर रिसर्च। अभी तक का जो क्या था कि लोग एमफिल कर पा रहे थे और एमफिल के बाद वो फिर छोड़ दे रहे थे, या एमफिल सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि जॉब के लिए जो 7 नंबर होता है, जो हर जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 7 नंबर का मार्क्स होता है, वो मार्क्स हमें उनको मिल जाए। वो बहुत कंट्रीब्यूशन, क्योंकि 1 साल की ड्यूरेशन में आप बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन के लिए उसमें बहुत स्कोप नहीं था। यहाँ क्या है, 4 साल के प्रोग्राम में आपका रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, वो अगर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम होगा तो वहां पर रिगरस रिसर्च की बात की गई है, जो आपको अल्टीमेटली एक अच्छे रिसर्चर में डेवलप करेगा और आप डायरेक्ट वहां से पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो आप वहां पर कोई जो एमफिल का जो बैरियर था, वो बैरियर वहां पर टूट जा रहा है। तो इसलिए वहां पर, क्योंकि एमफिल में एक जो उसका जो उस पे जो रुपए बचने वाले थे, वो रुपए अब क्या करेंगे, आपके रिसर्च प्रोग्रेस पे, जो एमफिल के फेलोशिप पे रुपए जाते थे, वो रुपए अब क्या हो जाएंगे, आपके रिसर्च प्रोग्राम पे जाएंगे, जो एक प्रोडक्ट ओरिएंटेशन ज्यादा होगा। अगर आप रिसर्चेस की बात करें, जो मुजम्मिल सर उस पर बात करेंगे, तो वो पूरा रिसर्च का जो पूरा बैकग्राउंड है, वो रिसर्च पे एक्स्ट्रा फोकस पूरा करिकुलम हम कर रहा है, कि कैसे आप अच्छी रिसर्चेस करें, कैसे रिसर्चेस में फंडिंग ला सकते हैं और कितना स्मूथ इसको बना सकते हैं। तो ये बात ये और ज्यादा अच्छा होगा। और मेरी बात है कि एमफिल एक सब्जेक्ट हटने से कुछ चीजें इसके न्यूएंसेस आएंगे, लेकिन हमें एमफिल का डिसकंटिन्यू, हमें जो 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। इसको अगर अलग अलग देखेंगे तब तो दिक्कत लगेगी, तब तो लगेगा कि ये मतलब एक बहुत ही मेजर फ्लॉ एक किया गया है, एक मेजर एक फ्लॉ इस पूरे पॉलिसी में है। लेकिन अगर हम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर देखेंगे तब हमें लगेगा कि नहीं, ये शायद बेटर ऑप्शन होगा। ये बात है इसमें। दिव्या, MA and MA education both are equivalent in NEP। ये NEP का पार्ट ही नहीं है। NEP का पार्ट ये UGC की अपनी गाइडलाइन है और वहां पर इसको दोनों को ही मास्टर डिग्री के रूप में बोला गया है। विकास वर्मा। विकास। Yes sir. Good evening sir. गुड इवनिंग। व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर अभी जस्ट आपने डिस्कशन किया कि कोई भी कोर्स करने के बाद, अगर कोई प्रोग्राम करने के बाद 1 ईयर में कोई भी लेफ्ट कर सकता है, अगर उसने कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी और तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देन मतलब कि एक कोर्स, जैसे एक बीएड कोर्स ही मान लेते हैं अपना, 4 ईयर का बीएड कोर्स है, उसने कंप्लीट किया, 1 ईयर किया और 1 ईयर करने के बाद उसने छोड़ दिया, उसको एक डिग्री मिल गई और वो कहीं जाकर जॉब करता है। ठीक है सर, तो अब जब जॉब कर रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक बच्चा 4 ईयर जिसने कोर्स कंप्लीट किया है और जो 1 ईयर कंप्लीट करके जॉब करने गया, तो क्वालिटी दोनों में कहाँ बैलेंस होगा? उस समय तो सर क्वालिटी तो डिक्रीज कर जाएगी, फिर हम अगले जनरेशन को भी हम अपने हाथों से बिगाड़ रहे हैं। एक चीज और समझने की बात है, यहाँ पर जो डिफरेंट जो एग्जिट में जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे या जो डिग्री मिलेंगी, जैसे मैंने बोला कि अगर आप 3 साल या 4 साल के प्रोग्राम में
पहले साल में एग्जिट कर रहे तो वहां पर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इस बात है, जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको जॉब भी उसी के ही अकॉर्डिंग मिलेगी। यू आर नॉट गोइंग टू बी इक्विवेलेंट विद द 4-year B.Ed प्रोग्राम, और योर सर्टिफिकेट इज नॉट गोइंग टू इक्विवेलेंट विद दैट। ओके, तो जब भी ऐसे एग्जिट रहेंगे तो वो, और ये भी नहीं है कि वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहीं भी आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा। वो आपके जो क्रेडिट बैंक है, उस क्रेडिट बैंक में वो सेफ भी रहेगा। आप जब भी चाहेंगे तो वो आपके क्रेडिट बैंक में वो जुड़ते जाएगा। ठीक है, और जब हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं, उस सर्टिफिकेट के लिए एक इक्विवेलेंट कोई ना कोई अलग पोस्ट रखी जाएगी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जहां पर वो सर्टिफिकेट वाला जाकर अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कलेक्ट कर पाएगा। बट इट डजंट मीन कि वो वही जॉब पाएगा जो 4-year इंटीग्रेटेड जो पूरा B.Ed प्रोग्राम किया होगा, वही बच्चा जाकर सेम टीचिंग पोजीशन पर नहीं जाने वाला है। तो सर्टिफिकेट स्पेसिफिक, डिप्लोमा अगर आपका हो जाएगा डिप्लोमा स्पेसिफिक, जैसे अभी देखते हैं ना कि अभी DLED चलता है। B.Ed हमारा क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस होता है। DLED हमारा क्या होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे। हो सकता है कि जो सर्टिफिकेट कोर्स उस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इसको पढ़ाने के बाद आप जो आंगनबाड़ी स्कूल से आप वहां के लिए एलिजिबल हो। तो ये अलग अलग तरह से जब भी हम एग्जिट प्लान बनाएंगे, वो एग्जिट प्लान के अकॉर्डिंग आपके अपॉर्चुनिटीज रहेंगी वहां पर, कि क्या क्या आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, वो वहां पर एक फ्रेम किया जाएगा जो फ्यूचर में। तो ऐसा नहीं कि तो हम सबको इक्विवेलेंट मान लेंगे। और कोई सर, हाँ, पॉलिसी में बोला गया है को फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी सब्जेक्ट हम लोग चुन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि फर्दर हम स्टडी के लिए जाए और एडमिशन के टाइम ये बोला जाए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही चाहिए तो आप म्यूजिक पर क्या आ रहे हैं। नहीं, ऑब्वियस बात है, जब ये जब पॉलिसी में बात की गई तो ये पूरे इंडिया की पॉलिसी में चेंज होगा। और अभी तक जो रिजिडिटी है ना, वो इंडियन उसमें ही है। आपको वेस्टर्न उसमें आपको ये जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर आपको इस तरह का वो नहीं मिलेगा, डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। तो विद इन इंडिया जब सारे पूरे देश में एक पॉलिसी चलेगी तो ऑब्वियस बात है कि उसी अकॉर्डिंग आपके आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो उसके भी क्राइटेरिया चेंज होंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो पीजी में एडमिशन क्राइटेरिया वो भी चेंज होंगे। एक होता है ना, एक कॉन्सेप्ट आ सकता है माइनर और मेजर कॉन्सेप्ट एक आता है कि जैसे आपको BSc मैथमेटिक्स करना है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपका मेजर रहेगा। अब माइनर में आप अपने चॉइस के कोई भी सब्जेक्ट आप अलग से चुन सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होगी कि आप मैथमेटिक्स पढ़ने के साथ आप म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स के साथ आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स के साथ आप बायो पढ़ना चाहती हैं, या मैथमेटिक्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होगी अगर आप मैथमेटिक्स मेजर ऑप्ट करती हैं। उसी तरह से कोई लैंग्वेज में हिंदी मेजर ऑप्ट करता है तो उसके पास चॉइस रहेगी कि वो हिंदी के साथ क्या क्या चीज ऑप्ट कर पाए। मीन्स उधर बोला नहीं, जब आप मॉल में जाते हो तो आपके पास चॉकलेट के बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, बहुत तरह के साबुन होते हैं, बहुत तरह के आपके पास एक क्या नाम है दाल होती है, बहुत तरह की सब्जियां होती हैं। तो आप उसमें से अपने चॉइस का, जो आपको चॉकलेट खाने हो चॉकलेट ले लेते हैं, जो आपको सब्जी खानी हो सब्जी ले लेते हैं, जो दाल आपको चाहिए होती है वो दाल ले लेते हैं। ठीक है ना, तो अपने नेचर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको ले लेते हैं। यही चीज इसमें है कि आप जो चाहें। अभी तक वो आपके पास नहीं ऑप्शन है। अभी तक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ना था, फिजिक्स वाले पढ़ते हैं केमिस्ट्री पढ़ना, लेकिन 2 साल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ गया और कभी कभी उसी में बैक आ जाती है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है आपका उसमें। बट हमने उसको किया कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो चीज जो न्यू पॉलिसी है वो उसको ब्रेक करती है। ऋषिराज तिवारी, आपका सवाल है कोई? ऋषि, ऋषिराज नहीं आए सब। इनका क्वेश्चन है द न्यू पॉलिसी, जो भी सवाल पूछ सकते, जिसको भी मतलब ओपन सेशन है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए, फिर
क्योंकि 6 बज गया है, फिर हम लोग बंद भी करेंगे। सैदन हयात, the future teacher, as a future teacher, how we facilitate ourselves as a follow the tradition method or teaching, it is require a lot of change. Yes, obvious बात है कि जब हम नया प्रोस्पेक्टिव में की बात कर रहे हैं तो हमें अपने पेडागोजिकल चेंज भी करने पड़ेंगे, अपने जो हमारा साइकोलॉजिकल चेंजेस वो भी चेंज हमें लाना पड़ेगा, तभी हम जाकर स्कूल के जो फ्यूचर नीड्स हैं उस नीड के अकॉर्डिंग हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो हमें एक टीचर प्रोग्राम, कल भी सर ने जब आपने बोला था कि एनईपी में सबसे ज्यादा अगर कोई भी डिपार्टमेंट जो सबसे अधिक जिसमें चेंजेस लाने की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, क्योंकि हमें दोनों ही चीजों को देखना पड़ेगा कि कैसे हम हायर एजुकेशन में कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं और स्कूल एजुकेशन के लिए हम कैसे अपने शिक्षकों को तैयार करेंगे। हमें उन दोनों तरह के चेंजेस को अपने उसमें देखने पड़ेंगे। ये ऑब्वियस बात है, सबसे बड़ा काम है उसमें। मनीष, सर मनीष कुमार, बीए थर्ड सेमेस्टर। जी जी, आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ आवाज आ रही है सर। अभी हम लोग एनईपी 2020 पर बात कर रहे हैं, हम लोग को लग भी रहा है कि ये इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा और मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम सबको ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और जनरेशन के लिए भी होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि जब पॉलिसी का जब इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो उस समय बहुत सारी चीजें काट दी जाए, कुछ चीजें कम कर दी जाए, जैसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है, जो हम लोग कहीं कहीं यूज करना है, कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह का बहुत सारी पॉलिसी अगर काट दी जाए नहीं, तो इसका जो इतना रिलेवेंस अभी हमको दिख रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि नहीं दिखे। और देखिए, जब भी हम पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी में चीजें कुछ ऐसी रहती है जहां पर अभी हम लोग लग रहा है कि इस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट इस पे काम करना स्टार्ट कर चुकी है, इसके इम्प्लीमेंटेशन पे। ऑब्वियस बात है कि देखिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के सबसे बड़े जो वाहक है वो हम ही लोग हैं, टीचर। अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो स्कूल एजुकेशन में जो चेंजेस बताए गए हैं वो हमें ही इम्प्लीमेंट करने हैं। गवर्नमेंट कैन मेक अ पॉलिसी only, but the way we have to do the thing, we have to think that कि हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। और ये जो डिस्कोर्स हम लोग जब आपस में बातें कर रहे हैं ना, वो बात हम उसी कॉन्टेक्स्ट में भी कर रहे हैं कि क्या क्या जो सवाल आपके आ रहे हैं, ये सवाल ही बनते हैं कि हम कैसे पॉलिसी को जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है। तो डिस्कोर्स जितना अधिक होगा, मतलब अभी तक जैसे बहुत सारे वेद प्रकाश जी ने एक आर्टिकल उसमें उन्होंने लिखा है कि ये उनके मतलब जीवन काल में ही इज रिटायर्ड प्रोफेसर एंड एक्स चेयरमैन ऑफ या फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूजीसी। उन्होंने कहा है कि अभी तक के मेरे होश में सबसे अधिक डिस्कोर्स की जाने वाली, सबसे अधिक चर्चा की जाने वाली पॉलिसी है। तो जितनी चर्चा हम इस पर करेंगे तो उसके बेटर सोल्यूशन के ऑप्शन हमें उतने अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात क्या है कि जब हम उसमें कोई भी चीज बोली जाती है, पॉलिसी में कोई भी चीज है तो 100% इम्प्लीमेंटेशन हो, ये भी एक सुपरफिशियली सोचना है। लेकिन उसमें हम किस हद तक जाके, जो इंडिया में बहुत पहले भी एक बार आप लोगों से जो क्लास इंजीनियर से पढ़ा चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि हम लोग पॉलिसी मेकिंग में तो बहुत अच्छे हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हम उतने ही वीक हैं। अभी तक कोई भी पॉलिसी हमारी ऐसी नहीं रही है कि वो पॉलिसी को आप बोल पाएंगे इसमें कोई फ्लॉ रहा है। बट इम्प्लीमेंटेशन का जो मेन जिम्मा है, उन पार्ट्स को ज्यादा अवेयर होने की बात है। इसीलिए डिस्कोर्स आप लोगों के साथ किया जा रहा है, ताकि आप लोग एज ए प्रोस्पेक्टिव टीचर्स आप इसके बारे में ज्यादा अवेयर हो पाए, क्योंकि कल के दिन फील्ड में आप ही जाएंगे। ये डिस्कोर्स उसी को देखकर ही बात की जा रही है। और जब भी अगर आपने 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की, 3 लैंग्वेज फार्मूला में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। उसमें ये बोला गया कि 3 फार्मूला तो आप 3 लैंग्वेज आपको पढ़नी है, बट वी आर नॉट फोर्सिंग विच ऑफ 3। ये जो भारत में जो विविधता है उसको एड्रेस करने के लिए भी बहुत जरूरी है। हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमें लगता है कि नहीं हिंदी को कंपल्सरी कीजिए, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो कंपल्सरी नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि हम क्या,
हर तरह के क्षेत्र का अपना अपना एक इज्म है। वो इज्म को हमें दरकिनार करते हुए हमें पॉलिसी को उस नजरिए से देखना पड़ेगा जो ये देखना चाहती है। मैंने बोला ना, पॉलिसी को अगर समझना है तो उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और उसका जो विजन है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए। यहाँ पर जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं तो वो कहीं बाहर से लेकर नहीं आता है, कोई फॉरेन का कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आ रहा है। वो अपने ही जो हमने नालंदा में जो हमने जिया है, जो हमने तक्षशिला में जिया है, हम उसी को दोबारा जीने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी जो दी गई थी, तो हम कैसे वो अपॉर्चुनिटी दोबारा लें, वो चीज हम यहाँ पर बातें यहाँ पर हम कर रहे हैं दोबारा। सर एक छोटी सी बात, हाँ, जैसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, अब ये नई बात नहीं है, ये पहले भी आई थी। और 6% जो जीडीपी का खर्च करना, ये भी नई बात नहीं है, पहले भी आई थी। और इस समय 1.5% से ज्यादा नहीं हो पाता, मतलब इस वाले में। और हाईएस्ट 4.3 अभी चल रहा है सर ऑडिटोरियल में पढ़ा था मैंने। और हाईएस्ट 4 पॉइंट समथिंग तक गया है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन पे आते आते हम लोग इसको अचीव तो नहीं कर पाए, तो मतलब सक्सेस कर पाएंगे, ये मेरा। हाँ, अचीव करने की बात ये है ना कि जब तक पॉलिसी बनेगी नहीं, जब तक आप सपने देखेंगे ना, सपने आगे बढ़ने की बात कैसे हो जाएगी। एटलीस्ट कम से कम ये एक रिफॉर्म्स की बात इसमें विजुअलाइज की गई है। ये क्योंकि इस तरह का विजुअलाइजेशन अभी तक आप लोगों ने दूसरी जो पॉलिसी उसमें नहीं, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ा होगा तो वहां पर इस तरह की विजुअलाइजेशन अभी तक नहीं था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स थे, जो स्टैंडर्ड जो थे, हम वहां पर कहीं ना कहीं इससे लैग कर रहे थे। इन सब चीजों में ऑब्वियसली कोई भी पॉलिसी क्लेम नहीं करती कि वो 100% इंप्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन अगर जो उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो अगर इम्प्लीमेंटेड हो गए, जो बेसिक चेंजेस हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हम उसका बहुत सारा मोर देन 50% हम उसको अचीव कर पाएंगे। जो बात की गई फाइनेंसिंग की बात की, ऑब्वियस बात है फाइनेंसिंग के लिए भी उसमें अलग से जो लास्ट पूरी पॉलिसी में देखे होंगे, जो लास्ट का जो चैप्टर है वो उन्हीं बात पर कहता है कैसे हम फाइनेंसिंग डेवलप करेंगे, कैसे हम इसको 6 पॉइंट पर लेकर आएंगे। उसके लिए वो क्राइटेरिया डेवलप करता है और ये रिक्वायर करता है कि जो यूनिवर्सिटीज हो, हम क्यों बात करते हैं यूनिवर्सिटी रिसर्च ओरिएंटेड हो या इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन हो, वो इसीलिए बात करते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज से आपका कोलैबोरेशन होगा, आपकी रिसर्च की फंडिंग गवर्नमेंट नहीं करेगी, फिर आपको इंडस्ट्री करेगी। किसी इकोनोमेट्री में किसी को कुछ डेवलप करना है तो वो जो इकोनॉमिक पे बेस्ड जो यूनिवर्सिटी होंगी वो आपको बोलेगी कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, आप इस पर रिसर्च कीजिए। कोई कंपनी आएगी वो आपको बोलेगी कि हमें ये प्रॉब्लम है, आप इस पर रिसर्च कीजिए। कोई टीचर जो अच्छा जो वेल ऑर्गेनाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन है वो आएगा कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इस पर रिसर्च कीजिए। और जब ये रिसर्चेज आएंगी तो यूनिवर्सिटी अपनी फंडिंग खुद जनरेट करने लग जाएगी। तो ऑब्वियस बात है कि वो अपने आप जो मल्टीपल में दो हार्वर्ड वगैरह जो है, जो यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी नहीं है। दे हैव जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्स पे डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने पेटेंट्स ले रखे हैं, इतने रिसर्चेज वहां पर हो रही हैं जिसके बेसिस पे वो अपनी अर्निंग खुद कर पा रहे हैं। बेसिक इसका जो ब्रॉडर जो लॉन्ग टर्म गोल है पूरे हायर एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन का, वो यही है कि आप ऐसी रिसर्च यूनिवर्सिटी डेवलप कीजिए ताकि आपको गवर्नमेंट का सकल निर्णय देखना पड़ा है आपके खर्चे के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो गवर्नमेंट को मना कर देती हैं कि नहीं, आपकी पॉलिसी हम नहीं करेंगे, ये बच्चों के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें रुपए के लिए गवर्नमेंट पर आश्रित नहीं होना है। ये चीजें तभी ऑटोनॉमी, जो एक्चुअल ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं ना हायर एजुकेशन में, वो तभी आ पाएंगी जब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने आप फाइनेंशियली अपने आप पर स्टेबल हो, अपने आप पर वो डिपेंडेंट हो। गवर्नमेंट में डिपेंडेंट रहेंगे तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनोवेशंस की जो बात की गई है, वो इनोवेशंस, पेटेंट, रिसर्चेस की जो बात की गई है, वो इसीलिए बात की गई है ताकि हम वो जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उस क्राइसिस को मैनेजमेंट करें, लोगों को फिर से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़े रहने का। और मेरे सारे फैकल्टी मेंबर्स, कविता मैडम यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, और प्रज्ञा मैडम दिख रही हैं, तरुण सर दिख रहे थे, रविंद्र सर दिख रहे हैं, और रिंकी मैम यहाँ पर, और मितांजलि मैम थ्रू आउट थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए। कल हम सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे। जो
शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में बात करने के लिए हमारे पास प्रोफेसर रेखा अग्रवाल मैम होंगी और डॉक्टर मितांजलि साहू मैम होंगी, जो उसके हायर एजुकेशन के दूसरे पर्सपेक्टिव को फिर से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़े रहने का। और मेरे सारे फैकल्टी मेंबर्स, कविता मैडम यहाँ पर मुझे दिख रही हैं और प्रज्ञा मैडम दिख रही हैं, तरुण सर दिख रहे थे, रविंद्र सर दिख रहे हैं और रिंकी मैम यहाँ पर और मितांजलि मैम थ्रू आउट थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए। कल हम सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे। जो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में बात करने के लिए हमारे पास प्रोफेसर रेखा अग्रवाल मैम होंगी और डॉक्टर मितांजलि साहू मैम होंगी, जो उसके हायर एजुकेशन के दूसरे पर्सपेक्टिव पर बात करेंगी। तो कल 10 बजे आप लोग समय से जुड़ जाइएगा ताकि फिर हम लोग एक अच्छा समय हम यूटिलाइज कर पाएँ और समय क्योंकि ऐड करने में जा सकता है तो वो समय हमारा बच जाएगा। तो थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस